वीडियो में हम लोग आर्थिक समीक्षा 2022-23 को देख लेते हैं। मैंने बजट जो है 23-24 का करा दिया है और जो भी हमारे भारत सरकार के द्वारा योजनाएं जो चलाई गई हैं 23-24 में 23-24 के बजट में उसको भी मैंने कवर कर दिया है। और इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 जो आई है, तो इसमें देख लेते हैं कि कब पेश किया गया हमारी वित्त मंत्री के द्वारा और क्या क्या मुख्य पॉइंट जो है इसमें जानने लायक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, इसमें एक बात किया जा रहा है कि जो आर्थिक समीक्षा केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो लाया गया, तो इसमें क्या बोला गया कि आपका जो डेट कब है जो लाया गया, तो आपका 31 जनवरी 2023 को संसद में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो संसद में पेश कब किया गया आर्थिक सर्वेक्षण, तो एक दिन पहले पेश किया गया, तो आपका याद रखिएगा 31 जनवरी 2023। उसी तरह से आर्थिक सलाहकार मंत्री जो हैं आपका, देखिए आर्थिक सलाहकार जो हैं वो श्री वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार की गई है। और ये क्या है, आर्थिक सलाहकार है। 22-23 में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों एवं उसके समग्र निष्पादन के साथ साथ अर्थव्यवस्था के समक्ष जो भी प्रस्तुत चुनौतियों आदि का लेखा जोखा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, यानी जितने भी जो आपका चुनौती है वो उसका भी लेखा जोखा जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है। इसमें क्या बोल रहा है कि साथ ही इसमें क्या बता रहा है कि आपकी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में, प्रमुख क्षेत्रों में हाल ही के दिन में विकास के क्षेत्रों की समीक्षा की गई है। इसमें क्या है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति, देश का मध्यावधि विकास परिदृश्य और राजकोषीय विकास हो गया, वैदेशिक क्षेत्र हो गया, मौद्रिक प्रबंधन हो गया, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र आदि पर विश्लेषण इसमें शामिल है। ठीक है, आपका जो 22-23 का आर्थिक सर्वेक्षण है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आपको जो पॉइंट है ना वो मैं बताते चलूँगी। आप उस चीज़ को चाहे तो आप नोट्स है तो उसको आप बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास ये अगर बुक है तो आप इसको पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। देखिए इसके संदर्भ में क्या है कि आप जो है अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है। पहला अध्याय में बोला गया है कि कोविड महामारी के कारण दर्ज की गई गिरावट जो है रूस और यूक्रेन युद्ध के प्रतिकूल प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था अब सभी क्षेत्रों में सुधार देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अभी तो जान ही रहे कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। उसके अलावा जो जितने भी कोविड की वजह से क्या हुआ था, गिरावट जो आपकी अर्थव्यवस्था में देखा गया था, उसमें भी अब क्या देखा जा रहा है, सुधार देखा जा रहा है। उसी तरह से आपका 23-24 में जो है अनुमान लगाया गया है कि 6 से 6.8% जो है वो आपका GDP वृद्धि किया जाएगा। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ये 23 से 24 की बातें की जा रही है। ठीक है, तो 6 से लेकर के 6.8 तक की बातें की जा रही है आपकी, ये आर्थिक सर्वेक्षण में ऐसा बोला गया है। ठीक है, और उसी तरह से आपको क्या बोल रहा है कि 2022 भारत के लिए उल्लेखनीय रहा है। क्यों? क्योंकि यह देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष की चिन्हित करता है, यानी 2022 जो है वो 75 वर्ष को चिन्हित करता है। और ये क्या है, अगला क्या बोल रहा है कि डॉलर के मापदंड के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, यानी डॉलर के मापदंड के कारण जो है वो जो 5वीं अर्थव्यवस्था जो है भारत बन गया है। और ये क्या है कि नॉमिनल GDP लगभग कितनी हो गई है भारत की मार्च 2023 में, तो आपका 3.5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो नॉमिनल GDP हो गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कब तक, तो मार्च 2023 तक की बात की जा रही है। उसी तरह से अगला बोल रहा है क्या कि आपका 2022-23 की अर्थव्यवस्था में 7% की दर से बढ़ने के अनुसार व्यक्त करते हुए कहा कि यह वित्त वर्ष 21-22 की 8.7% की वृद्धि की ओर अग्रसर है। यानी कहने का मतलब कि जिस तरह से आपका, और ये जो 2021-22 कितना था, तो आपका 8.7% की ओर अक्सर है। और आपका 22-23 जो है अर्थव्यवस्था 7% के प्रति आपका बढ़ने के आसार है। ठीक है, यह अनुमान ऐसा लगाया गया है। उसी तरह से आपका अगला पॉइंट देखिएगा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वित्त वर्ष के प्रारंभिक 9 महीने यानी अप्रैल से लेकर दिसंबर में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वर्ष 2021-22 की समान अवधि की तुलना में 16% बढ़ा है। यानी कितना बढ़ा है, तो आपका 16% बढ़ा है। और ये हालांकि 21 की तुलना में 22 में तेल की उच्च कीमतों ने भारत के आयात खर्च को बढ़ा दिया है।
तो आपका देखिए इसमें क्या हुआ कि यूक्रेन और रशिया का जो क्राइसिस हुआ, तो इसकी वजह से क्या जो हम आयात जो भी ऑयल वगैरह करते थे उनके दाम भी आपको क्या मिले हैं, बढ़े हुए मिले हैं। तो उसके अलावा आपका 16% जो है वो बढ़ा है। उसी के अनुसार क्या बात किया जा रहा है कि समीक्षा के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक सहित अधिकांश वैश्विक एजेंसियां जो हैं वो 22-23 में भारत में वृद्धि दरों के अपने पूर्वानुमान को घटाया है, यानी जो पहले बढ़ा के बताया था इसको घटा दिया है। इसमें से बताया जा रहा है कि 2022 में अर्थव्यवस्था में वृद्धि जो है 6.5% से लेकर के 7% के बीच ही रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यानी जो आरबीआई ने बोला है क्या कि भारतीय रिजर्व बैंक सहित अधिकांश वैश्विक एजेंसियां भी जो है, आरबीआई ने भी बोला और जो वर्ल्ड वाइड एजेंसियां जैसे आपका फीच होता है, मूडीज़ होता है, ये सब जितने भी जो आपका बताते हैं पूर्वानुमान जो बताया जाता है, तो उसने भी अपना घटा दिया है, ठीक है। और ये क्या है कि 2022 में अर्थव्यवस्था वृद्धि में 6.5 से लेकर के 7% के बीच रहने का अनुमान किया है, ठीक है। उसी तरह से अगला क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आकलन का जो IMF का जो है बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व में 2 सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में होने का है, ठीक है। तो आपका IMF ने बताया है कि विश्व में 2 सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में होने का है, ठीक है। तो उसी तरह से आपका IMF का तो बता दिया गया। उसी तरह से आप देखिए कि समीक्षा में बताया गया है कि लगभग सभी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां ने क्या किया है कि 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 6.5 से लेकर के 7% तक रहने की बात कही है, ठीक है। यानी जो राष्ट्रीय बात भी की गई है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी है, उन्होंने भी कितने के बीच के कहा है, तो 6.5 से लेकर के 7% रहने का अनुमान लगाया है। अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपका सर्वेक्षण के अनुसार आरबीआई के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में महंगाई दर 6.8% रहेगी, जो इसकी लक्ष्य सीमा से अधिक है। यानी आपके आरबीआई की जो बताया गया है, तो आपका 2023 में महंगाई दर बता गया है, तो ये है 6.8% ही 8% 6.8% रहेगी, जो इसके लक्ष्य सीमा से अधिक है, ठीक है। यानी महंगाई दर की बात की जा रही है आरबीआई के द्वारा। अगला देख लीजिएगा कि राजकोषीय घटनाक्रम को देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट की बात की जा रही है। तो महामारी के दौरान वित्त वर्ष 2021 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.2% से घट करके कितना हो गया है, तो आपका राजकोषीय घाटा हो गया 6.7%। 2022 में बात की जा रही है, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे 2023 के लिए 6.4% राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है, ठीक है। और ये क्या है कि 2023 के लिए 6.4% राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। ये 2023 की बातें की जा रही है, ठीक है। यानी आपका 22 में कितना था, 6.7 जीडीपी रहने का प्रतिशत था, और आपका कितना हो गया राजकोषीय घाटा 6.4 जो है वो आपका 2023 की बातें की, ये 2022 की बातें की जा रही है। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि सकल कर राजस्व अप्रैल से नवंबर 2022 तक की 15.5% की वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। तो नवंबर 2022 तक 15.5% की वर्ष दर वृद्धि दर्ज की गई, किसमें, तो सकल कर राजस्व में, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पे एक देखिए कि कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आयकर में वृद्धि के कारण प्रत्यक्ष कर में अप्रैल से लेकर के नवंबर 2022 तक 26% की वृद्धि दर वर्ष वृद्धि की गई, जो समस्त राजस्व का 50% है। तो आपका कितना वृद्धि दर दर्ज किया गया, तो 26%। और अगर पूरे राजस्व के लिए देखिएगा तो ये 50% वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। अगला ये कि आपका जो भी पॉइंट है कि आपका कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह जो लिया जाता है, उसी के संदर्भ में देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो देखिए यहाँ जो बात किया जा रहा है संघ सरकार के टैक्स प्रोफाइल की संरचना 2023 के अनुसार, बजट के अनुसार, तो देखिए सबसे ज़्यादा वस्तु और सेवा कर जो कितना लिया जाता है, तो 28% लिया जाता है, ठीक है। उसी तरह से कॉर्पोरेट कर 26%, आयकर व्यक्तिगत आयकर जो लिया जाता है वो 26% है, और आपका केंद्रीय उत्पाद कर जो है वो 12% लिया जाता है, और सीमा शुल्क कितना, तो आपका 8% लिया जाता है, ठीक है। तो आप याद रख लीजिएगा कि आपका वस्तु और सेवा कर 28, कॉर्पोरेट कर जो है वो आपका
26 और व्यक्तिगत भी 26 ही है और केंद्रीय उत्पाद कर 12 है और सीमा शुल्क जो है वो 8 है। देखिए आप जितने भी पीएससी एग्ज़ाम देंगे, जो भी पीएससी हो, एमपीपीसीएस हो या फिर यूपीपीसीएस हो, तो इसमें ये आंकड़े जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपको कहीं पे भी वन लाइनर के फॉर्मेट में या से डबल फॉर्मेट में आपको दे सकता है और आपको उस समय याद रखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या स्लैब्स है, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपका जो बताना है कि आप इसको ज़्यादा से कम की तरफ लगाइए, तो आप सबसे ज़्यादा किसको लगाएंगे, तो वस्तु आयकर को लगाएंगे। मान लीजिए कि आपका इन्हीं तीनों में से दे दिया है तो आपको लगाना पड़ेगा, तो पहले क्या हो जाएगा, वस्तु और सेवा कर हो जाएगा, फिर आपका केंद्रीय उत्पाद कर हो जाएगा और सीमा शुल्क हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट में आपको रखना पड़ेगा वस्तु और सेवा कर को, और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं ना तो ये आपका गलती हो सकता है। तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, तो कोई भी जो आपका एस्पिरेंट है वो 2-4 नंबर से ही प्रीलिम्स वगैरह जो है वो फेल करता है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आप ज़रूर है कि प्रीलिम्स सक्सेसफुल से पास कर पाएंगे और आप मेंस लिख पाएंगे। और मेंस जो लिखते हैं तो उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, और जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो आप प्रैक्टिस करते रहिए लिखने की भी। अभी तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करें और जल्दी से जल्दी रिविज़न पे ध्यान दें। चलिए इसके पॉइंट को देखिए कि वस्तु और सेवा कर अप्रैल से दिसंबर के बीच में केंद्र और राज्य का जीएसटी संग्रह कितना है, वो 13.40 करोड़ था और इस प्रकार इसमें 24.8% की वृद्धि दर्ज की गई। तो आप याद रखिएगा दिसंबर में जो है वो जीएसटी संग्रह कितने किया गया था, तो आपका केंद्र और राज्य का तो 13.40 लाख करोड़ है और इसमें प्रतिशत कितनी वृद्धि देखी गई है, तो 24.8 की वृद्धि देखी गई है। उसी तरह से अगला बोला कि जीएसटी करदाताओं की संख्या 2017 से लगभग 70 लाख से बढ़कर के 2022 में कितना हो गया है, 1.4 करोड़ से अधिक हो गया। यानी पहले कितना था, 70 लाख था 2017 में और 2022 में कितने हो गए हैं, तो करदाताओं की संख्या 1.4 करोड़ से अधिक हो गया है, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर टैक्स ही नहीं गवर्नमेंट को मिलेगा तो वो कैसे कोई भी योजना को वो सुचारू रूप से कर सकते हैं। देखिए अगला क्या बोला कि सामाजिक सेवाओं की बात की जा रही है, यानी हमारी जो सामाजिक सेवाएं हैं 22 से इस आर्थिक सर्वेक्षण में बोला गया है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च केंद्र और राज्य सरकारों का इन सेवाओं पर व्यय कुल व्यय का 26.1% है। यानी जैसे एजुकेशन हो गया, स्वास्थ्य पे जो भी केंद्र और राज्य सरकार की जो आपके खर्च होते हैं वो कितना है, तो कुल व्यय कितना है, 26.1% है, ठीक है। अगला ये इसमें क्या बोला कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सेवाओं पर व्यय जो है 21-22 में आपका 8.2% तथा 22-23 में आपका कितना रह गया है, आपका 8.3% रह गया। तो ये बढ़ा ही है, ठीक है। यानी 22-23 में 8.2 था, 8.2 आपका कितना था 21-22 में है और 22-23 में कितना है 8.3% अनुमानित है, ठीक है, जीडीपी का, ठीक है। तो ये सब पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि कमा नहीं है, अधिक ही हुआ है। देखिए यहाँ पे कृषि और खाद्य प्रबंध की बात की जा रहा है कि यहाँ पे क्या है कि कृषि और खाद्य प्रबंध की जो बात किया जा रहा है, आर्थिक समीक्षा के इस हिस्से में बताया गया है कि कृषि और संबद्ध गतिविधि क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके देश की समग्र प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। और अगला क्या है कि समीक्षा के अनुसार पिछले वर्ष 6 वर्ष के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6% की औसत वृद्धि दर से प्रगति हुई है। यानी हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण एग्रीकल्चर कितने % से बढ़ी है, तो 4.6% से बढ़ी है, ठीक है। और आपका जो है वो ये आपका जितने भी बताया गया है वो आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से इसकी बातें की जा रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप याद रखिएगा 4.6 को। उसी तरह से आपको 21-22 और जो आपका 20-21 में बात किया जा रहा है कितना है, 3.3% की तुलना में 21-22 में 3% की वृद्धि हुई है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि आपका इसमें पॉइंट क्या बोल रहा है कि हाल के वर्षों में भारत में तेजी से कृषि सब्सिडी के शुद्ध निर्यात तक के रूप में उभरा है, ठीक है। यानी भारत जो है वो कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा है। हाल ही के वर्षों में की बात की जा रही है। पूर्व वर्ष की तुलना में 21-22 में भारत में कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 18% बढ़ा है। तो कितना प्रतिशत बढ़ा है,
तो आपका 20-21 की तुलना में 18% बढ़ा है। उसी तरह से अगला आपका बोल रहा है कि 21-22 के दौरान कृषि निर्यात जो है वो 50.2 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पे पहुंच गया है। कितना स्तर पे पहुंचा है? तो आपका ये जो है वो 50.2 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पे पहुंच गया है। क्या पहुंचा है? कृषि निर्यात। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को देख लीजिए। उसी तरह से अगला क्या बोल रहा है कि आपका 21-22 में बोल रहा है कि भारत में कुल खाद्यान्न जो है वो उत्पादन कितना हुआ? तो 315.7 मिलियन टन रहा है 21-22 में। ठीक है, और ये 20-21 में कितना रहा है? तो 310.7 मिलियन टन रहा है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि 30 दिसंबर 2022 तक की बात की जा रही है। बैंकों ने 3.89 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया है। यानी बैंकों ने कितने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो 3.89 करोड़ जो है 3.89 करोड़ जो है ये किसानों को जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है और बैंकों के द्वारा दिया गया है। ये दिसंबर 2022 का आंकड़ा है। ठीक है, अगला देखिएगा कि आपका जो बोल रहा है कि मत्स्य पालन और पशुपालन किसानों को भी केसीसी सुविधा प्रदान करने के साथ जो 2018-19 से ये किया जा रहा है, तो आपका मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों में ऐसे कार्डों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो कार्ड भी बढ़े हैं इस तरह के, जैसे आप मछली पालन वाले व्यापारी को भी कवर कर लिए, पशुपालन वाले को, तो इन लोगों के भी जो है के लिए कार्डों की संख्या में वृद्धि हुई है। उसी तरह से अगला देखिए क्या बोला कि मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 1.0 लाख पशुपालन क्षेत्रों के लिए और आपका जो है वो 9.5 लाख केसीसी स्वीकृत किए जा चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए कि आपका मछली के लिए कितना हुआ है? तो 1.0 लाख हुआ है और पशुपालन के लिए कितना हुआ? 9.5 लाख केसीसी स्वीकृत किए जा चुके हैं। अगला देखिए कि जैविक और प्राकृतिक खेती की बात की जा रही है, तो आपका देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो रासायनिक खाद है, कीटनाशक मुक्त खाद्यान्नों और अन्य फसलें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो आपका क्या है कि मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है और पर्यावरण प्रदूषण कम होता है क्योंकि जैविक खेती आपने की है। ठीक है, उसी तरह से देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जैविक के जो किसान है उनकी संख्या कितनी है भारत में? तो 44.3 लाख जो है वो जैविक किसान है और आपका समीक्षा के अनुसार लगभग 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को 21-22 तक जैविक खेती के तहत लाया जाएगा। यानी 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जो है वो 21-22 तक जैविक खेती के तहत लाया जाएगा। अगला देखिए इसमें क्या बात किया जा रहा है, तो आप जो है वो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो बात किया गया है तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि 59.1 लाख हेक्टेयर जो था 21-22 में लाया गया था, लाया जाएगा नहीं, ये लाया गया था। ठीक है, तो पहले की बात की जा रही है। देखिए अगला आपने सभी जाना है कि जैविक जो स्टेट है वो सिक्किम को बोला जाता है और सिक्किम ने स्वेच्छा से जैविक खेती को अपनाया और यह पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य है। ठीक है, और त्रिपुरा तथा उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों ने भी अब समान लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ठीक है, तो समान लक्ष्य निर्धारित किए हैं तो उत्तराखंड और त्रिपुरा ने भी। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए 2 विशेष जो योजना है वो क्या है? PKVY है, यानी परंपरागत कृषि विकास योजना है। देखिए परंपरागत कृषि विकास योजना इसलिए लाया जाता है कि जो पहले हमारे जो परंपरागत रूप से चल रहे हैं तो उसको लेके आए हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन का उल्लेख भी समीक्षा में किया गया है। ठीक है, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन का भी उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि चालू वर्ष 2023 को पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किए जाने के संदर्भ में पौष्टिक अनाजों के उत्पादन पर बल देने की बात भी समीक्षा में की गई है। यानी कहने का मतलब है कि पौष्टिक अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने पे ये क्या है कि उत्पादन पे बल देने की बातें की जा रही है। यानी कहने का मतलब जो न्यूट्रिएंट्स फूड है उसको डेवलप करने की बात बोली जा रही है। और याद रखिएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किसको घोषित किया गया? तो 2023 को घोषित किया गया।
उसी तरह से आपका अगला पॉइंट क्या बोला है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत क्या किया गया है कि 1 जनवरी 2023 से लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण किया जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से आपका क्या बोला कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 1 जनवरी 2023 से लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण किया जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपका अगला क्या बोल रहा है कि आपको ये तो आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा किया गया है। अब देखिए पशुपालन की लिए जो यूज़ किया गया है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कृषि जीविया में जो पशुपालन का कुल जो है वो 2021 में योगदान कितना है 30.1% था, ठीक है। वहीं आपका कितना मत्स्य में कितना रहा तो 6.7% रहा, ठीक है। आपको पशुपालन में 30.1 और मत्स्य में 6.7 रहा। भारत जहां दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर, वही अंडा उत्पादन में वह तीसरे और मांस में 8वें पे है। देखिए दूध में कितने पे है तो आपका फर्स्ट में है, अंडा जो है वो आप तीसरे पे है। देखिए अंडा को क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं तो 3 वर्ड का हुआ ना, तो आप इस तरह से 3 याद रख लीजिएगा। और आपका मांस जो है वो 8 नंबर पे है, मीट, ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है, उद्योग के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में आप लोग देख लीजिए कि उद्योग में जो है वो आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान रखता है और 11-12 से लेकर के 20-21 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में कितने योगदान औसतन किया है तो 31% था। इसमें से 12.1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला था, ठीक है। ये जो है वो आपका 11-12 से लेकर के 20-21 तक की बात की जा रही है, 31% था और 12.1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। वित्तीय वर्ष 22-23 में पहले छमाही में औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्य संवर्धन 3.7% की वृद्धि जो देखी गई 2022-23 में, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है कि विनिर्माण क्षेत्र की बात की जा रही है कि एफडीआई अंतर्प्रवाह वित्त वर्ष 2021 को 12.1 बिलियन डॉलर से बढ़कर के कितना हो गया आपका 21.3 बिलियन डॉलर हो गया 2022 में, ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई जो है वो 21.3 बिलियन डॉलर हो गया, ठीक है। और पहले कितना था वो 2021 में 12.1 बिलियन डॉलर, ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या बोला है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम का समग्र जीवीए में योगदान वित्त वर्ष 2018 के 29.9% से बढ़कर कितना हो गया 2020 में 30.5% हो गया। ये एमएसएमई की बात की जा रही है, ठीक है। तो जीवीए का कितना 18 से बढ़ा है तो 18 में आपका 29.9% था और 20 में आपका 30.5% हो गया, ठीक है। उसी तरह से महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 2021 में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी घटकर 26.8% हो गई है। तो महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 2021 में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी घटकर कितनी हो गई है तो आपकी 26.8% जो हो गई है, ठीक है। उसी तरह से आपका देखिए अगला बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग 2022 में कितना बढ़ा है तो देखिए इसमें बोल रहा है कि आपका 118 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था, ठीक है, ठीक है। आपका घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के 2020 के अनुसार अगर देखें तो उसी तरह से मोबाइल फ़ोन खंड में भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है, यानी सेकंड नंबर का जो वैश्विक लेवल पे क्या बना है तो फ़ोन निर्माता इंडिया बना है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन के बारे में बात किया जा रहा है। उसी तरह से अगला क्या आपका बोल रहा है कि भारत के घरेलू औषधि बाजार एवं मूल्य 2021 में 41 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, ठीक है। यानी आपका औषधि जो था घरेलू औषधि की जो बात की जा रही है आपका क्या है तो आपका पहले था आपका 2021 में 41 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अब 2024 में कितना बनाने का संभावना रखा गया है तो 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ये बनाने का उम्मीद रखा गया है, संभावना ऐसा व्यक्त किया गया है। तो आपका सोचिए कितना बढ़ गया है, ठीक है। तो आपका ये घरेलू औषधि बाजार हो गया, ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि आपका तो आपने देख लिया कि मोबाइल पे सेकंड हो गया है निर्माता इंडिया। उसी तरह से बात किया जा रहा है तो यात्रा के आधार पर
औषधि उत्पादों के उत्पादन में भारत दुनिया के तीसरे और मूल्य के हिसाब से 14 स्थान पे है, ठीक है। यात्रा के आधार पर ये बता रहा है, ठीक है। और उसी तरह से आप याद रखिएगा कि 2024 तक कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा, तो 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि भारत वैश्विक स्तर पर जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, ठीक है। यानी जेनरिक दवाई जो है वो वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा प्रदाता कौन है? भारत है। भारत की आपका मात्रा के अनुसार वैश्विक आपूर्ति में इसकी हिस्सेदारी कितनी लगभग है? तो 20% है आपकी जेनरिक दवाइयों में, ठीक है। उसी तरह से आपका जो ऑटोमोबाइल जो है वो थर्ड बाजार बन गया है, यानी इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है, तीसरे नंबर का। और ये किसको पीछे किया? तो जापान को पीछे किया है, ठीक है। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि विनिर्माण क्षेत्र के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की बात की जा रही है। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार विनिर्माण सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में लचीलापन रहा है। इसके बावजूद हाल ही के वर्षों में इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति रही है, ठीक है। 2021 में बात किया जा रहा है तो 12.01 अरब डॉलर से बढ़कर के 21-22 में कितना हो गया FDI? तो आपका विनिर्माण क्षेत्र में ये बात किया जा रहा है तो 21.3 अरब डॉलर हो गया है, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखिए इसको। उसी तरह से 22-23 की पहली छमाही में जिन क्षेत्रों में FDI अधिक रहा है उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रमुख है। यानी आपका जो पहले छमाही में जो FDI आया है वो किस में देखा गया है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रमुख में देखा गया है, ठीक है। मेनली देखा गया है इन दो क्षेत्रों में। उसी तरह से आप देखिए कि आपका अप्रैल 2023 से लेकर के के सितंबर 2023 के दौरान बात किया जा रहा है कि दौरान प्राप्त FDI का विभिन्न क्षेत्रों में वितरण निम्नलिखित रहा है, ठीक है। तो देखिए ये शायद आई थिंक हमको लग रहा है कि आपका जो है अभी सितंबर तो आया नहीं है लेकिन अप्रैल तक का बात किया जा रहा है यहाँ पे 2023 की। तो आप यहाँ देख लीजिए यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है। तो यहाँ निम्नलिखित रहा है तो आप देखिए कि जो FDI मिला है तो सबसे ज़्यादा किस में और सबसे कम किस में मिला? तो देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 34%, सेवाओं में 22 मिला है, दूरसंचार में 4 मिला है प्रतिशत, व्यापार में आपको 18% मिला है FDI जो अंतर्प्रवाह हुआ है भारत में। उसी तरह से ऑटोमोबाइल में कितना मिला है आप देख लीजिए। व्यापार में कितना था आपका 18 है और ऑटोमोबाइल में कितना है 5% है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में जो है 5% मिला है। रसायन उर्वरक में 7% और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल में 4%, अन्य में 1%। इस तरह से क्या हो गया? टोटल 100% हो गया, ठीक है। और ये आपका जितने भी देखिए यहाँ पे जो बात किया गया है विनिर्माण क्षेत्र के FDI के अलावा उसके अलावा किन क्षेत्रों में जो है वो FDI बढ़ा है, उसके अलावा ये जो रिपोर्ट आई है वो अप्रैल सितंबर 2023 के दौरान वाली जो रिपोर्ट है इसको इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। इसमें अगला क्या बात किया जा रहा है कि सेवा क्षेत्र की बात की जा रही है। तो सेवा क्षेत्र में क्या है कि आपका 2021 में भारत शीर्ष 10 सेवा निर्यातक देशों में शामिल होने के कारण सेवा व्यापार क्षेत्र में एक प्रमुख राष्ट्र रहा है, ठीक है, सर्विस देने में, ठीक है। उसी तरह से आपका जिसने विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी को वर्ष 2015 से 3% से बढ़ाकर 2021 में कितना कर दिया है? तो आपको 4% कर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा किस आपका जो है वो सेवा निर्यातक के रूप में भारत का कितना नंबर है? तो 10 नंबर का है। और आपका जो है वो 15 में कितना प्रतिशत था? तो 3% था, 21 में आपको 4% हो गया, ठीक है। अगला देखिए विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश के लिए उदारीकरण की नीति के तहत दूरसंचार सहित आधारित संरचना प्रदाताओं के लिए ऑटोमेटिक रूट से 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है, ठीक है। आपका क्या है कि आपका विदेशी निवेश के लिए उदारीकरण की नीति के तहत क्या किया गया है कि दूरसंचार सहित अन्य जो सहित आधारित संरचना प्रदाताओं के लिए ऑटोमेटिक रूट से 100% तक FDI जो है वो अनुमति दी गई है, ठीक है।
यानी दूरसंचार में बात किया जा रहा है। उसी तरह से आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो सेवा क्षेत्र है, तो सेवा क्षेत्र में कितना है, तो आपका जो 2021-22 में तेज़ी से आप वापसी की तथा ये पिछले वित्त वर्ष में 7.8% के संकुचन की तुलना में 8.4% की वृद्धि से बढ़ा है। ठीक है, यानी पहले कितना था आपका 7.8% की संकुचन स्थिति में था, और अब कितना हो गया है आपका 8.4%। ये क्या है, तो ये आपका बढ़ चुका है। ठीक है, आप 8.4 को याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए। उसी तरह से अंकटाड की एक रिपोर्ट है, इसमें क्या बोल रहा है कि अंकटाड की जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। उसमें बताया गया है कि 2022 के आधार पर आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि 2020-21 के दौरान 84.8 अरब डॉलर के अंतर्प्रवाह के साथ भारत का FDI प्राप्तकर्ता देशों में 7वां स्थान रहा है। ठीक है, यानी FDI के मामले में इंडिया का रैंक कितना है, 7 रैंक पे है। FDI की इस राशि में 7.1 अरब डॉलर का निवेश सेवा क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, यानी FDI की इस राशि में से कितना हुआ है, तो आपका 7.1 अरब डॉलर का निवेश सेवा क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, यानी टोटल कितना निवेश हुआ है आपका 7.1 अरब डॉलर, याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरह से अगला क्या बोला है कि सेवाओं में आपका बोल रहा है क्या कि सेवाओं में बीमा उप क्षेत्र को तेजी से बढ़ता हुआ समीक्षा में बताया गया है। बीमा उप क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। उसी तरह से अगला आपका क्या बता रहा है कि आपका जो है वो आज भारतीय बीमा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, तथा आप बोल रहा है क्या कि भारत अगले दशक में वैश्विक बीमा उद्योग के विकास के मुख्य वाहकों में से एक होगा। ठीक है, तो ये मुख्य टॉप लेवल पे होगा। उसी तरह से अगला देखिए क्या बोल रहा है कि आपका जो है वो देखिए ये आपका पॉइंट है, तो आप इसको देख लीजिएगा कि भारत के प्रमुख आंकड़े जितने भी दिए गए हैं, निर्यात निष्पादन वाला दिया गया है और ये आयात निष्पादन वाला दिया गया है। ठीक है, तो आप इसमें देख लीजिएगा। उसी तरह से आप इसको पॉइंट को देखिए कि इसमें क्या बोल रहा है कि समीक्षा के अनुसार जो है वो बताया गया है कि आपको बोला जा रहा है कि जो बीमा बाजार की बात की जा रही है कि दुनिया में 10वां बड़ा बाजार है किसका, तो भारतीय बीमा बाजार का बताया जा रहा है। उसी तरह से आपको देखिए टॉप का क्या बताया जा रहा है कि 2032 तक जर्मनी, कनाडा, इटली और दक्षिण कोरिया से भी आगे निकलकर छठा सबसे बड़ा बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। ठीक है, तो अभी कितना है, तो 10 नंबर पे है आपका बीमा में, और उसी तरह से जर्मनी और कनाडा, इटली और साउथ कोरिया को पछाड़ देगा 2032 तक, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और ये क्या कितने नंबर का बन जाएगा, तो 6ठे नंबर का बन जाएगा। उसी तरह से देखिएगा कि बीमा क्षेत्र के विस्तार के लिए बीमा नियामक जो IRDA है, IRDA जिसको बोलते हैं, सार्वभौमिक बीमा मिशन शुरू किया है। तो किसके द्वारा सार्वभौमिक बीमा मिशन शुरू किया गया है, तो IRDA के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, उसी तरह से आप देखिए कि इसमें बीमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है, और आपका मिशन का उद्देश्य जब भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100वां वर्ष मनाएगा तो प्रत्येक भारतीय के पास उपयुक्त जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा रहे और हर उद्यम उपयुक्त बीमा समाधान द्वारा सुरक्षित रहे। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि ऐसा उद्देश्य है कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा 2047 में भारत, तो इसमें बताया जा रहा है क्या कि ये सब भारतीयों के पास उपयुक्त जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा रहे, यानी इस जो बीमा जो है वो इन क्षेत्रों में हो और हर उद्यम जो है उपयुक्त बीमा समाधान द्वारा सुरक्षित हो, और मतलब एक कवर किया जाए जो भी इंश्योरेंस वगैरह है उसको। देखिए अगला क्या आपका बोल रहा है कि भारत की प्रमुख जो निर्यात है वो अप्रैल से सितंबर 2022-23 के बारे में बोल रहा है कि मशीनरी है, आपका ट्रांसपोर्ट है, और जो विनिर्माण धातुएं हैं, खनिज ईंधन है, स्नेहक हो गया, कृषि संबंध उत्पाद हो गया, रसायन संबंध उत्पाद हो गया, रत्न और आभूषण है। ठीक है, तो आप इन सब पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है,
उसी तरह से जो ये निर्यात की बातें की गई थी। अब आयात में देख लीजिए, अप्रैल से सितंबर 2022 की बातें की जा रही है, तो आपको आयात सबसे ज़्यादा क्या करता है, तो पेट्रोलियम और स्नेहक हो गया, पूंजीगत वस्तुओं हो गया, अलौह खनिज हो गया, रासायनिक तत्व हो गया, एवं यौगिक, मोती, बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य जो है वो आपका पत्थर हो गया। ठीक है, तो आयात करता है भारत। ठीक है, उसी तरह से देखिए कि सबसे ज़्यादा जो है भारत कहाँ से आयात करता है, किसको सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। देखिए, इसमें आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो अभी भी आयात जो बना हुआ है 22-23 में भी, तो आपका चीन जो है टॉप पे बना, वो 13.8 जो है भारत जो है वो आयात करता है चीन से। यूएई सेकेंड पे 7.5, अमेरिका थर्ड पे 6.9 और सऊदी अरब फोर्थ पे है 5.9 और 5 पे ही आपका रशिया भी है। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रख लीजिएगा टॉप 5 आयातक की बात की जा रही है, भारत कहाँ से आयात करता है। ठीक है, तो चाइना, यूएई, अमेरिका और सऊदी अरब। और निर्यात करने वाले देशों में जो इंडिया है, किसको सबसे ज़्यादा निर्यात करता है 22-23 में किया गया है इंडिया के द्वारा, तो अमेरिका को ये 17.8, यूएई को 7.0 और आपका नीदरलैंड 4.0 और चाइना जो है वो 3.3 और बांग्लादेश जो है 2.7 है। ठीक है, तो निर्यात करने वाले देशों में क्या टॉप पे है आपका अमेरिका और आयात करने वाले पे में है चाइना। और यूएई जो है वो आपका देख लीजिए, यहाँ पे भी सेकंड है, आयात में भी सेकंड है और निर्यात में भी सेकंड है। ठीक है, और आपका यहाँ पे निर्यात में नीदरलैंड है और आयात में जो है वो अमेरिका है। ठीक है, तो आप याद रख लीजिएगा। चलिए, आपका अगला क्या बोल रहा है कि विदेशी जो क्षेत्र है उसके संदर्भ में देखते हैं कि क्या बातें की जा रही है। तो आपका ये जो पॉइंट आपका बोला जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा में इस खंड में भारत के विदेश व्यापार यानी वस्तुगत व्यापार एवं सेवाओं का व्यापार के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। विश्व में कुल वस्तुगत निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी जो है 2019 में 1.7% थी, जो 2020 में घटकर कितनी हो गई है, तो 1.7% के बाद के रहने के बाद आपका 2021 में 1.8% हो गई है। यानी कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि विश्व में कुल वस्तुगत निर्यातक जो भारत की हिस्सेदारी थी 2019 में कितनी थी, 1.7, 20 में क्या घट कर के हो गई आपका 1.6 और आपका 2021 में कितनी हो गई है, तो आपका 1.8% हो गई है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को याद रख लीजिएगा कि अभी कितना है, वो 1.8% 2021 के अनुसार देखें तो। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो भी आपका जो पॉइंट मैंने ऑलरेडी बोला है कि व्यापार का आंकड़ा है, तो आप एक नज़र ज़रूर जूम करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अगला देख लेते हैं आपका जो भी पॉइंट है। इसमें अगला क्या बोल रहा है कि अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि इसकी साथ ही सेवाओं में वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2019 में 3.5% थी और 20 में कितनी 20 और 21 में कितनी रह गई है, तो 4.4 से 4% रह गई है। ठीक है, यानी ये जो है वो 20-21 की बात की जा रही है। उसी तरह से इसमें वस्तुएं और सेवाओं में कुल वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2019 एवं 20 में 2.1% से लेकर के 2.1% रहने के बाद जो है 2021 में आपका 2.2% रहा है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला आपका क्या बोल रहा है कि इस प्रकार 2019-20 में जो बात किया जा रहा है और आपका 2019, 20 और 21 में देश के आयात निष्पादन के आंकड़े भी आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए हैं। उसी तरह से आपका क्या बोल रहा है कि विदेशी जो आपका व्यापार है, इसमें बोल रहा है क्या कि आपका जो भी विदेशी व्यापार के आंकड़े तालिका में दर्शाए गए हैं, यानी आपको जो भी आगे दिया हुआ है देख लीजिएगा। अगला क्या बोल रहा है कि वस्तुगत निर्यात में भारत का 2020 में जहां 21वां स्थान था, वहीं वस्तुगत आयात में 14वां स्थान था। ठीक है, 2020 में बात की जा रही है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो है अगला यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है कि आप इसको देखिए कि यहाँ पे बात किया जाए भारत का बाह्य ऋण की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए समीक्षा में बताया गया कि बाह्य ऋण 2021 के सितंबर 2021 के अंत में कितना था, तो 602.9 अरब डॉलर था और जीडीपी का कितना था, तो आपका 20.3% था, जो अंतिम आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में 610.9
$5 अरब, जो जीडीपी का 19.2% हो गया था, ठीक है। यानी प्रतिशत में आपका 19.2 है जीडीपी का, और टोटल अरब में देखा जाए तो 610.5 अरब डॉलर हो गया है आपका। दिसंबर 2022 की बातें की जा रही है। अगला देखिए आपका क्या बोल रहा है कि आपका यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि भारत के बाह्य ऋण की प्रमुख हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर में है, कितनी है, तो 55.5% में है, ठीक है। इसके बाद भारतीय रुपये जो है में 30.2% का स्थान है, ठीक है। तो ये आपका भारतीय रुपये में 30.2% का स्थान है, और आपका अमेरिकी डॉलर में 55.5% में है, ठीक है। बाहर इनकी प्रमुख हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर में यहाँ बात की जा रही है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि आपका जो विदेशी मुद्रा कोष की बात की जा रही है, बताया गया है कि सितंबर 2022 के अंत में भारत के पास 532 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, ठीक है, जो कि 8.8 महीने के आयात के लिए पर्याप्त था, ठीक है। 8.8 महीने के लिए आयात भारत कर सकता था, कितने अरब डॉलर से, तो 532.7 अरब डॉलर जितने विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास है सितंबर 2022 में, ठीक है। उसी तरह से आपका अगला क्या बोल रहा है कि आपका जो दिसंबर 2022 के अंत में यह कोष 562.5 अरब डॉलर का हो गया था, ठीक है। बाद में कितना हो गया था आपका 562 दिसंबर में हो गया था, 562.5 अरब डॉलर हो गया था, जो 9.3 माह के आयात के लिए पर्याप्त था, ठीक है। अगला देखिए आपका अगला क्या बोल रहा है कि आपका जो भारत का जो स्थान है विदेशी मुद्रा कोष में, वो विश्व में कितने नंबर का है, तो आपका 6ठे नंबर का है। नवंबर में ये IMF का आंकड़ा था, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा FDI जो भारत को प्राप्त हुआ है 2022 में, तो देख लीजिए कहाँ से मिले हैं। तो आप देखिए सिंगापुर से जो है वो आपका 37% मिला है, मॉरिशस सेकेंड पे है 12.1, UAE जो थर्ड पे 11% है, और अमेरिका से 10% है, ठीक है। उसी तरह से रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश जो है, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किसको मिला है, तो ये FDI स्रोत है। और ये रेमिटेंस जो आपको विप्रेषण जिसको बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा किसको मिला है, तो आपको मिला है भारत को मिला है 100%। अमेरिका को कितना मिला है, तो सेकेंड रूप में मिला है आपका, कितना मिला है 100%, ठीक है। तो आपका भारत जो है 100% मिला है। मैक्सिको को कितना मिला है, तो आपका सेकेंड पे है 60 मिला है। और उसी तरह से आपका जो है वो चाइना थर्ड पे है, और फिलीपींस जो है वो आपका फोर्थ, और इस तरह से मिस्र जो है 5th पे है। तो भारत, मैक्सिको और चाइना याद रख लीजिएगा कि रेमिटेंस में है टॉप 3 है, ठीक है। उसी तरह से आपका जो इम्पॉर्टेंट बिंदु है आपका जो ज़्यादा नहीं है, अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, आप इसको देख लीजिए कि आप इससे आपको इजी हो जाएगा कि आप अच्छे तरह से आप कर सकेंगे। देखिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो भी पॉइंट है बस थोड़ा सा ही है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपका आर्थिक समीक्षा में जो वन लाइनर फॉर्मेट में है, देख लीजिए इसमें क्या बोल रहा है कि भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उसी तरह से क्रय शक्ति में कितना है, तो 3rd नंबर पे, और विनिमय दर के मामले में 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो क्रय शक्ति में 3rd, और विनिमय दर के रूप में आपका क्या है कि 5वां अर्थव्यवस्था है। उसी तरह से आपका जो रिजर्व बैंक के अनुसार, RBI के अनुसार 2022 से इसमें कितना मुद्रास्फीति की दर की रखने की संभावना है, तो 6.8% होने का अनुमान लगाया गया है आपका RBI के द्वारा। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका बोल रहा है क्या, तो कि 2022-23 की बात ये की जा रही है कि 22-23 में क्या बोला गया है कि आपका जो है वो विकास दर के 7% रहने का अनुमान है, ठीक है। 22-23 में विकास दर, और 23-24 में कितना, तो आपका GDP का 6 से लेकर 6.8% रहने का अनुमान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे वन लाइनर में पूछ सकता है। उसी तरह से अगला क्या बोल रहा है कि आपका अगला बोला है कि अगले वित्त वर्ष के दौरान मौजूदा कीमतों पर GDP वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान है, ठीक है। उसी तरह से आपका क्या है कि आपका जो सेवा क्षेत्र है 21-22 में कितना बढ़ा है,
तो 8.4% से बढ़कर 22-23 में कितना हो गया है, 9.1% बढ़ने का संभावना लगाया गया है। और ई कॉमर्स बाजार जो है 2025 तक वार्षिक 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, 25 तक की बात की जा रही है, 18% से बढ़ने का अनुमान है। उसी तरह से आपका अगला क्या बोला कि भारत में फिनटेक अपनाने की दर आपका फिनटेक अपनाने की दर जो 85% है। इस दर के साथ भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष बना हुआ है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि भारत दुनिया में एफडीआई का 7वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है, यानी 7 नंबर पे जो है वो एफडीआई प्राप्तकर्ता देश बना है। ठीक है, इंडिया। उसी तरह से आपका अगला क्या बोल रहा है कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, 7 नंबर का। और 2022 में भारत का सेवा निर्यात जो है वो आपका 254.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक है, 2022 की बात की जा रही है और 7 नंबर का सेवा निर्यातक में बोला गया। उसी तरह से सबसे ज़्यादा सहकारी समितियां जो है वो महाराष्ट्र में है, ऐसा 2022 से इसके आर्थिक सर्वेक्षण में आया है। उसी तरह से आप देख लीजिए कि आपको इस्पात में सेकंड में है आपका कौन, इंडिया जो है वो सेकंड में है, आपका कच्चा इस्पात में है। ठीक है, उसी तरह से आपका मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स के अनुसार जो वित्तीय वर्ष 2021 में भारत वैश्विक स्तर पर 10वें स्थान पे मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में आपका 10 पॉइंट पे है। ठीक है, 10 रैंक पे है टूरिज्म इंडेक्स में भारत। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि आपका राष्ट्रीय राजमार्ग जो बनाया गया है वो कितना बनाया गया 2022 में, 10,457 किलोमीटर बनाया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया। उसी तरह से आप ध्यान रखिएगा कि जो विद्युत उत्पादन क्षमता के अनुसार कुल उत्पादन क्षमता का सबसे बड़ा हिस्सा 59.10% थर्मल पावर से, सबसे ज़्यादा थर्मल पावर से विद्युत उत्पादन किया जाता है। और अक्षय ऊर्जा से आपको ऊर्जा संसाधन से 27.51% जो है ऊर्जा बनाई जाती है, एनर्जी, अक्षय ऊर्जा एनर्जी जो है। आप याद रखिएगा कि थर्मल पावर जो है 59.10% है और अक्षय ऊर्जा कितना है, 27.51% है। उसी तरह से सितंबर 2022 में बोला जा रहा है कि भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, 117.8 करोड़ रुपए जो है वो क्या है कि कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या है। ठीक है, उसी तरह से आपका एक और पॉइंट याद रखिएगा कि इंटरनेट कनेक्शन, उपभोक्ताओं के पास इंटरनेट कनेक्शन है तो 83.7 करोड़ लोगों के पास जून तक का आंकड़ा है कि आपका जो उपभोक्ताओं के पास इंटरनेट कनेक्शन है। ठीक है, 83.7 करोड़ उपभोक्ताओं के पास जो है इंडिया में। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो भी वन लाइनर पॉइंट थे आपका आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तो मैंने वो कवर कराने का कोशिश किया है। और आप प्लीज़ इसको एग्ज़ाम से जाने से पहले जो भी मेन पॉइंट है आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपका जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको दूर हो पाए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारा वीडियो देखा, तो शुक्रिया।